हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। उसमें सबसे पहले हमने जो पढ़ाई की थी, जो टॉपिक लिया था वो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसके बाद में हमने पढ़ा जो संविधान की यात्रा है उनको। उसके बाद में प्रस्तावना पढ़ा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक था वो भाग फर्स्ट था, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक सम्मिलन हमने किए, उसमें जो संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित था। उसके बाद में भाग जो 2 है उसको पढ़ा, जो नागरिकता से संबंधित था, जिसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक शामिल किया। फिर जो भाग 3 है उसको शामिल किया हमने, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके जो 35 है वहां तक कंप्लीट किया, मौलिक अधिकार से संबंधित। उसके बाद में भाग जो 4 है उसको हमने देखा, और उसमें जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक 51 तक हमने शामिल किया। फिर बाद में जो मौलिक कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51A के अंदर शामिल किए गए हैं। उसके बाद में हम लोगों ने जो ये कंप्लीट होने के बाद में हमने जो समितियां थी उनको कंप्लीट किया। समितियों के 2 पार्ट थे, एक थे जो संविधान सभा और उनसे रिलेटेड जो समितियां थी हमने वो पढ़ी डिटेल के साथ में, और उसके बाद में जो संसदीय जो पार्लियामेंट्री समितियां थी हमने वो कंप्लीट की। इस हिसाब से हमारे टॉपिक जो कंटिन्यू वो चल रहे थे। हमने इसमें जो भागादौड़ी वाला काम है वो नहीं किया, हमने डिटेल से पढ़ा, साथ में क्वेश्चन भी दिए। जब आप क्वेश्चंस को लगा के देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनके अलावा जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं इनसे संबंधित और जो फैक्चुअल चीजें हैं, तो मैं एक मैराथन क्लास दूंगा, जिसमें क्या होगा कि 5 से 10 टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें जो चीजें रह गई है, मतलब कुछ डेटा या फैक्ट जो रह गए हैं और विद करंट अफेयर के साथ में, तो उनको हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके कर लेंगे। इससे क्या होगा कि चीजें हम लोग 360 डिग्री के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज इस विषय की बात करने वाले हैं वो है कि जो शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में जैसे पहले 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 9th 10th 11th और 12th वो कंसिडर्ड जोड़ी गई बाद में। 9वीं जो थी वो भूमि सुधार से संबंधित थी, जो 10वीं थी वो क्या नाम है इसका, दल बदल से संबंधित थी, और जो 11वीं है वो पंचायती राज है, पंचायत से संबंधित थी, और जो 12th है 12वीं अनुसूची थी वो नगर पालिकाओं से संबंधित थी। जो लास्ट वाली 2 है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी, जिसमें जो 11वीं है उसमें 29 सब्जेक्ट जोड़े गए, 29 विषय थे उसमें, और जो 12वीं है उसमें 18 विषय जोड़े गए। जो 10वीं थी वो 1885 के अंदर जो 52वां संविधान संशोधन है उसके तहत उसमें हुआ, और जो पहला संविधान संशोधन था वो 9th शेड्यूल के अंदर कंसिडर किया गया 1951 को। तो इस हिसाब से ये 4 है, और इससे पहले वाले जो है, जो पहली अनुसूची है वो जो भारत के राज्य और जो क्षेत्र हैं इनके नाम और इनके बारे में विवरण है। दूसरे में वेतन की बात की गई है। तीसरे जो अनुसूची उसके अंदर शपथ की बात की गई है। चौथे में जो राज्यसभा इनसे संबंधित जो चीजें हैं इनकी सीटों के आवंटन की बात हुई है। 5वें के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र और इसके अलावा जनजातीय जो क्षेत्र थे इनके कल्याण और इनसे संबंधित बातें की गई है। 6वीं के अंदर जो 4 जनजातीय जो क्षेत्र थे उनको स्पेशल स्वायत्तता देने से संबंधित चीजें हैं, उनका जो कल्चरल एस्पेक्ट है, उनका जो और जितने भी जो डायमेंशंस ओपन होती हैं इन सभी से रिलेवेंसी है, जिसमें उनके स्वतः जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, राज्यपाल की उनकी भूमिका है, उनके जो सब नियोजित जो कार्यक्रम है उनको नियोजित करना, वो कई सारी चीजें हैं इन सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए। जिसमें 4 स्टेट है, जिसमें असम है, त्रिपुरा है, और इसके अलावा जो मिजोरम है, और एक और रह गया मणिपुर तो नहीं है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 4 जो स्टेट है वो इसमें शामिल है। फिर 7वें में जो है वो है जो शक्तियों का विभाजन, मतलब शक्तियों को इसमें जो विषय हैं इनको 3 विषय में डाला गया, केंद्र सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। और कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, जब कभी कभी ऐसे विषय जो पहले मूल जो सूचियां थी, अनुसूचियां थी, इनमें शामिल नहीं है तो उनके बाद में उनमें शामिल किया गया, जहां केंद्र का जो आधार है वो ज्यादा पावरफुल रखा गया। उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं जो 8th शेड्यूल है उसमें जो भाषा है, जिसमें जो संवैधानिक आधार पर देखते हैं जो 22 भाषाएं हैं उनका विवरण उसमें मिलता है, कब कब जोड़ी गई, हम लोग पूरा डिटेल से एक चीज पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ से जो हमारा सिस्टम है कि आखिर जो अनुसूचियां हैं वो क्यों पढ़ते हैं, क्यों उसको यहाँ
जो है इसमें सिलेबस में शामिल किया गया है और इसकी क्या आवश्यकता थी वैसे। देखिए, कोई भी जब व्यवस्था डेवलप की जाती है कानूनी आधार पर जैसे भी है तो या संवैधानिक आधार पर जो भी है, तो इनमें देखते हैं तो जटिलताएं आती है। जो जटिलताएं हैं वो देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखने को मिलती है। जब हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए, सिंप्लिसिटी करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इनको धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, अलग अलग जो सिस्टम है उनको अलग रखा जाता है। हम इससे क्या है कि चीजों को आराम से चीजों को तय कर पाते हैं, चीजों को निकाल पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं और फिर ग्राउंड लेवल पे जो भी कार्यक्रम, जो मकसद था इसका, तो उस आयाम तक पहुंचने के लिए हम लोगों के लिए क्या है, मार्गदर्शक रूप में काम करती है। और इसीलिए जो जटिलता है शासन में है, एजुकेशन में, क्रियान्वयन में है, प्रशासनिक शासन, इन सभी गतिविधियों के लिए वो काम करी है। अलग से जो शेड्यूल्स है या फिर जो क्या नाम है इनका जो आर्टिकल्स है, इनमें जटिलताएं और जो कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है कि कहां पर किनको ऐड करना है, तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए इन चीजों को क्या किया गया है, आराम जो व्यवस्था है वो एक मैनेजमेंट तरीके से रखी गई है। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए। मैंने 12 जो शेड्यूल है इसके बारे में भी बता दिया आपको थोड़ा सा, लेकिन हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में 20 क्वेश्चन भी है इसके अंदर, 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन उसमें जो आराम से छोटे क्वेश्चन है जिसमें आप आपके हिसाब से आप देख सकते हो, फिर जो उससे जो लेंथ क्वेश्चन है, तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी इसमें दिए गए हैं। आप आराम से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आप इतना वीडियो देख के भागिए मत इस चीज को, आराम से समझिए चीजों को, किन किन जो पैरामीटर्स है, कहां पर क्या क्या चीजें प्राप्त हो रहा है, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, कोई जजमेंट है, कोई नई चीजें हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारी जो एकेडमी है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसमें आप देखते हो कि अब ये जो वेरियस टाइप के एग्जाम है, आप एग्जाम में तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसे भी तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो फिर भी उसमें कई सारी चीजें हैं वो रह जाती है, और तब आपको क्या होता है कि वो चीजें जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं दे पाती है। या तो आप मल्टी टाइम रिवीजन करते हैं और फिर सेक्शनल टेस्ट और बाद में फिर कमांड टेस्ट क्या करते हैं, लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो मिस्टेक्स होती है वो धीरे धीरे क्या है, मिनिमाइज होती है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं, आप जब इस चीज को देखोगे तो आपको कई चीजें मिलेगी। आप जब किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी आप क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पहला तो जो माइंड का प्रेशर है, दूसरा उस टाइम वो चीजें सोच नहीं पाती है, हमारा पढ़ा हुआ है लेकिन वो चीजें एग्जैक्ट उस टाइम याद नहीं आती है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं उस टाइम। और यही जो द्वंद्व वाली स्थिति है ये हमको क्या करती है कि वहां 50-50 वाला जो मामला है वो, तो वहां कभी कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है या कोई और तरीके हैं वो भी अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन वहां श्योर नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती, हमको एग्जैक्ट श्योरिटी चाहिए इसके अंदर, तभी जाकर हम लोग क्या करते हैं, कट ऑफ तक निकल पाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट के साथ हो, ये मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है। हो सकता है कि कई अपनी जो कमियां हैं इसको वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करे और बाद में इनके ऊपर क्या करे, प्रैक्टिस करे और इनका जो रिफॉर्म्स है वो करें, धीरे धीरे अपनी कमियों को क्या करें, दूर करते हुए क्या करें, एक अच्छी अप्रोच है वहां तक वो लेकर जाए जहां उसकी जो गलतियां हैं वो मिनिमाइज हो और उसका जो सिलेक्शन का जो परफॉर्मेंस है वो रिजल्ट के रूप में बाहर आए। हम लोग बात करते हैं कि इसमें तो वो सारी चीजें दी हुई है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है वहां जा सकते हैं, और मैंने जो डायमेंशन है इसके एप्लीकेशंस के वो ज्यादा नहीं रखे क्योंकि मैं यूट्यूब पर से क्लास दे रहा हूं, तो मुझे इसमें वीडियो जो क्लास है वो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ये चीजें जो हैं, ये जो मैंने कमिटमेंट किया तो उसको पूरा करना पड़ेगा। दूसरा, जब आप चीजों को समझते हैं तो आप क्या करते हैं कि जैसे मैं यहाँ डिटेल से पढ़ा रहा हूं, आपको चाहिए कि आपको कोई शॉर्टकट में चीजें बता दें, आपको कुछ समरी करके दे दें। इससे क्या होता है कि आपको लगता है क्योंकि जिस व्यक्ति ने या जिस कैंडिडेट ने अपने नोट्स तैयार किए हैं तो वो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि वो परफेक्ट होगा। परफेक्ट कुछ भी नहीं है अपने आप में, परफेक्ट उस चीजों को बनाना पड़ता है अपने को। जब कोई चीजें हैं तो जिस व्यक्ति ने अपने अकॉर्डिंग चीजें तैयार की है और आप क्या करते हैं कि उसके नोट्स को लेके आप ये सोचते हैं कि परफेक्ट नोट्स है, इसका सिलेक्शन हो चुका है, मैं भी इसको क्या है कि जो अप्लाई करूं और मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जो डेटा आ रहा हो उसमें ऐड नहीं किया गया हो और आपने ऐड कर लिया, मतलब
उसने ऐड नहीं किया हो और आप वो चीज से क्या हो गया, वो आपसे रह गया। लेकिन कॉमन सेंस की चीजें हैं कि आप डिटेल से पढ़िए, चीजें टाइम लगता है इसमें। आप जब ग्राउंड बेस अगर मजबूत कर लेते हैं उसके बाद में आप चाहे ग्राउंड में कैसे भी खेलिए, फिर दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन पहले चीजें समझ में नहीं आएगी तो दिक्कत आएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं शेड्यूल्स, अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां हैं मूल रूप से, जो मैंने बताया कि 8 थी, उसके बाद में 4 और जुड़ेगी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। ये देख ले सकते हैं आप इसमें। ये 12 जो शेड्यूल्स है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि पहले एक बार एक साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी आदत है, और क्योंकि जहां तक जरूरत है मुझे पता है इस बात का कि आदत की बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो कम से कम डिटेल से तो पढ़ाएं। या लाइव और व्यू और शॉर्टकट के चक्कर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो चीजें, क्योंकि मुझे इस चीज का रियलाइज है, मैं जानता हूं इस चीज को अच्छे से, कि जब चीजें डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो जो बड़े एग्जाम लगते हैं जहां पर कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो ज्यादा मैंडेटरी जरूरी है, वहां उनका होना जरूरी है वहां पर, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि जीएस जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट हैं वो आप पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जो बेसिक्स है और साथ में एडवांस, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन पहले बेस तो तैयार हो, चीजें समझ में नहीं आएगी तो दिक्कत होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें। जो पहली अनुसूची है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इसमें नाम और उनके क्षेत्रों का विवरण दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में तो हम लोग बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। इसमें क्या है, पहले में हमने बात की भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, उनके नाम और उनके क्षेत्रों के बारे में। दूसरा, इसमें दूसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। तो इनमें किनको शामिल नहीं किया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष, इनकी तो बात की गई है दूसरी अनुसूची में ना। लेकिन आपको पता है इसमें जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो महान्यायवादी है, तो इनकी शपथ की बात इसमें शामिल नहीं की गई है, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी अनुसूची में पढ़ते हम लोग, तो इनके वेतन और भत्तों की बात की गई, जैसे कि दिया गया है इसमें संसद के जो सदस्य हैं, मंत्रियों, जजों आदि द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है और प्रतिज्ञा है, इनके बारे में बात की गई है। इनमें किनको शामिल नहीं किया गया है, तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, या जो चुनाव आयुक्त है, तो इनको इनमें शामिल नहीं किया गया, इस बात का ध्यान रखना। खासकर वो पूछ सकता है कि किनको शामिल किया गया है, किनकी शामिल ना होने की बात कही गई है। तो किसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जो चुनाव आयुक्त है, इनको इनमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो दूसरी अनुसूची है उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महान्यायवादी जैसे पद हैं, तो उनको शामिल नहीं किया गया। तो इस बात का, क्योंकि उनके शपथ की और उनकी जो वेतन की वो अलग से जो बात है वो अलग से की गई है आर्टिकल्स में, ठीक है, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उनकी बात की गई है, कि किस स्टेट के अंदर कितने राज्यसभा की जो सीटें हैं वो मिलेगी। राज्यसभा की जो सीटें थी पहले मूल कितनी थी, 250 थी, 250, फिर बाद में 245, 245। अब उसमें जो बाद में देखते हैं तो 12 जो सदस्य है, उसके बाद में भी बाद में उसमें कई प्रावधान हो गए, और जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को क्या करता है, उनमें से नॉमिनेट करता है, बाकी का क्या होता है, इलेक्शन। तो उस आधार पर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे इसमें ना आगे। फिर है पांचवी अनुसूची, जिसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनकी बात की गई है। ये देखिए, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है, जहां जो राष्ट्रपति है इसमें क्या करता है कि इनके लिए जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यों को, राज्यपाल, जो राज्य सरकार है उनको क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है, किनके माध्यम से, और उसका एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा, राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है, इनका रोल इसमें रहता है। फिर छठी अनुसूची, जिसके अंदर मैंने बताया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, और जो असम, मेघालय
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब क्वेश्चंस के अंदर वो क्या करता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए मणिपुर का ऑप्शन देता है, तो आपको क्या करना है, उस चीज का ध्यान रखना है। इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित ये ऑटोनोमस जो बॉडी यहाँ बनाई जाती है, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल से थोड़ा सा। कारण क्योंकि आपको पता है तो अभी लद्दाख में एक इशू चल रहा था, करंट में आप देखते हो तो वो क्या है कि इसी जो ये जो छठी अनुसूची है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका जो जनजातीय क्षेत्र है, इनको जो पावर्स दी हुई है, ऑटोनोमस बॉडी है जो ये, तो इनके तहत उसको भी शामिल करने की बात की गई। इससे क्या होगा, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें जो क्या है कि उनको कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपने नियम और कायदे और संचालित करने, ये सारी उनके खुद के क्या है ऐसे जो राइट है वो इनको मिलते हैं। ताकि वो क्या है कि अगर कुछ भी हो, टैक्स जैसे मान लो कर निर्धारण होता है, वहां से खनन होना है कि नहीं होना, या फिर वहां का कल्चर है इसके ऊपर किसी का इन्वेस्ट, मान लो कि कोई और भी जो गतिविधियां होती है, तो इन सभी चीजों के लेकर हम लोग आगे बात करेंगे। एक बात पढ़ते जाते हैं। 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कुछ अवशिष्ट विषय भी हैं इसमें देखते हैं। शक्तियों का बंटवारा। 8वीं में लैंग्वेज है, ठीक है, 22 लैंग्वेज की बात की गई है। फिर 9वीं में जैसे मैंने कहा जो भूमि सुधार है इनसे संबंधित है, और 10वीं के अंदर दर बदल से है, दर बदल से है, और 52वां संशोधन जो है 1985 के अंदर हमने बात की थी एक बार, और पहला संशोधन 1951 के अंदर। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की बात की गई है, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और यही आप देखते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो नगर पालिकाओं के लिए जो आर्टिकल ये शेड्यूल्स 12 में दिया हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, अब हम लोग पढ़ते हैं यहां से डिटेल से। अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्र और सीमाओं का विवरण है। यह संविधान के आर्टिकल 1 और 4 से संबंधित है। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो 2 राज्यों का विलय होता है या सीमाओं का बदलाव होता है, तो इस अनुसूची में संशोधन किया जाता है और भारत के संघीय ढांचे को क्या किया जाता है, यहां परिभाषित किया जाता है, ठीक है। प्रथम अनुसूची का विवरण, इसमें भारत के सभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, जैसे जो राज्य और केंद्र शासित दोनों को इंक्लूड करके पढ़ते हैं। जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तेलंगाना, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे इनकी बात की है, और उनके क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख किया जाता है इसमें। संवैधानिक संबंध क्या है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक, यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 1 जो भारत को राज्यों का संघ बनाता है, और आर्टिकल 4 जो नए राज्यों के गठन या सीमाओं में बदलाव के लिए संसद को क्या करता है, पावर देता है, शक्ति देता है, से जुड़ी हुई है। महत्व क्या है, यह भारत के क्षेत्रीय और भौगोलिक स्वरूप को स्पष्ट करती है, पहला, और क्षेत्र के संघीय ढांचे को परिभाषित करने में क्या करती है, मदद करती है। जो संशोधन है, अमेंडमेंट क्या है इसमें, जब भी किसी राज्य का नाम बदलता है या नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से बना था, या दो अधिक राज्यों का विलय होता है, जैसे जम्मू कश्मीर है तो का पुनर्गठन जो हुआ, तो इन अनुसूची में क्या किया जाता है, बदलाव किया जाता है। संक्षेप में, पहली अनुसूची भारत के मानचित्र और उसके प्रशासनिक हिस्सों जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक कानूनी रिकॉर्ड है। यह हमारी पहली अनुसूची यहाँ पर कंप्लीट हो गई। दूसरी अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, ध्यान रखना इन ऑप्शन का, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किसके, लोकसभा के भी और जो विधानसभा है इनके भी, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसे प्रमुख संवैधानिक जो पदाधिकारी है, इनके वेतन की और भत्ता जो अनाउंस मिलता है इनको के विशेषाधिकारों, प्रिविलेज से संबंधित है, ठीक है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय दबाव के यहां पर अपना काम कर सके, ठीक है। फिर दूसरी अनुसूची में कौन कौन सा मिला है, इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, फिर बाद में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आगे, फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और मालिका
परीक्षक। अब इस भारत के नियंत्रण को मालेगा परीक्षक की जगह कौन डाल देगा? वो भारत का महान्यायवादी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इस बात का ध्यान रखना भाई, ये इस जगह कंफ्यूजन करता है वो, ठीक। जो हम भाग 5 पढ़ेंगे तो इनमें वो डिटेल चीजें आएगी बाद में। मुख्य प्रावधान क्या है? अनुसूची जो है अनुसूचित करती है, सुनिश्चित करती है कि इन पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल के दौरान पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिले, जिससे उनके ऊपर जो बाहरी दबाव बनता है वो ना हो और संवैधानिक कर्तव्यों को वो क्या करे? पूर्णतया निभा सके। उनके वेतन, भत्तों और अन्य लाभ, जो उनको अलग सर्विस दी जाती है, उनको जो अलग जो सेवाएं दी जाती है का विवरण होता है। यह प्रावधान की नियुक्ति के बाद उनके वेतन में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची, तो सेकंड में जैसे मैंने बताया उसमें कि इसको किसमें शामिल किया जाता है? देखिए इसमें इन सब राष्ट्रपति, तो इसमें प्रधानमंत्री वगैरह इसमें शामिल नहीं है। तीसरी अनुसूची, इसमें तीसरी अनुसूची में जो उनकी शपथ की बात की जाती है, तो किन की शपथ की बात की जाती है? देखो, मंत्री, जो मंत्री हैं, सांसद हैं, इसके अलावा न्यायाधीश है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और चुनाव आयोग, इनके लिए शपथ और प्रतिज्ञान जो है उनके प्रारूपों की इससे संबंधित व्यवस्था की हुई है। जो पदभार ग्रहण करने से पहले निष्ठापूर्वक कर्तव्यों के निर्वहन की क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं, जिसमें कोई भी देवता या गंभीर घोषणा शामिल हो सकती है, ताकि पद का दुरुपयोग नहीं हो और गोपनीयता बनी रहे। तीसरी अनुसूची में शामिल मुख्य शपथ और प्रावधान कौन कौन है? देखिए, केंद्रीय मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। एक तो पद की शपथ लेते हैं, एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे भारत और जैसे मान लेते हैं कि पाकिस्तान के बीच में वो विवाद हुआ था और भारत ने बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जो भी प्लान बन रहे थे, तो जो मंत्री या फिर जिन लोगों को इन चीजों के बारे में पता है, तो वो क्या है कि इन चीजों के बारे में बता नहीं सकते किसी को, और वो जो सूचना का अधिकार है वहां पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है कि आप सोच रहे हो कि भाई मुझे तो वो चीज चाहिए। तो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा, इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नेशन फर्स्ट की जो थ्योरी है उनके आधार पर क्या किया जाता है, जो चीजें बाउंडेशन की जाती है और इनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसमें और भी कई प्रावधान है, जब हम लोग पार्लियामेंट और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक हल्का सा हाईलाइट बताएंगे समझने के लिए, है ना। इसमें संसद के चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनकी बात की गई है। भारत के नियंत्रक और मालेका परीक्षक के की बात की गई है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। फिर राज्य मंत्री पद और जो गोपनीयता है इनकी शपथ दिलाई जाती है। राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार, इसके अलावा राज्य विधानमंडल के सदस्य जिसमें एमएलए और एमएलसी दोनों हैं, ठीक है। फिर राज्यपाल, गवर्नर, हालांकि इनका उल्लेख सीधे अनुसूची में नहीं है, ये शपथ लेते हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु, संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित हो सके। शपथ बना प्रतिज्ञान, शपथ में किसी देवता का आह्वान हो सकता है, ठीक है, जबकि प्रतिज्ञान एक गंभीर घोषणा होती है जिसमें सभी धर्मों के लोग शपथ ले सके, ठीक है। अनिवार्यता, पद धारण करने से पहले यह शपथ या प्रतिज्ञान लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। संक्षिप्त में तीसरी अनुसूची सुनिश्चित करती है कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्ति संविधान और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। फिर है चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। इसमें राज्यसभा में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटों का आवंटन होता है राज्यसभा के लिए, उनकी बात की जाती है। क्योंकि किसी भी स्टेट में या जहां पर हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधायक है, जैसे मैंने बताया कि जो 12 जो मेंबर्स हैं तो उनको तो मनोनीत करते हैं, इसके अलावा जिसमें कई कला, विज्ञान, सेवा जो ये क्षेत्र हैं इनको शामिल करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं जो बाकी सदस्य हैं तो उनका जो निर्वाचन होता है, तो आप देखते हैं कि उसमें जो राज्य हैं, राज्यों के अंदर जो विधायक हैं, विधायक क्या करते हैं कि जो अपना वोट राज्यपालों को, जो राज्यसभा के सदस्य हैं
उनको देते हैं और उनके आधार पर जो राज्यसभा है फिर उनके सदस्य वहां से चयन होके आते हैं और उनको सीटों का, क्योंकि राज्यसभा है एक स्थायी सदन है, इनका जो है क्या बोलते हैं, इसको हटाया नहीं जा सकता, मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और जो इसके सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है वो जो 6 वर्ष का है और 2-2 वर्ष से क्या होता है कि ये चेंज होते रहते हैं। तो इस आधार पर ये व्यवस्था की गई है। जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे और इनका इलेक्शन भी डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका जो निर्वाचन होता है और मनोनीत जो प्रक्रिया है वो किस हिसाब से होता है, क्या प्रक्रिया। ठीक है, इसके कुछ बिंदु है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, वही चीजें जो मैंने बताई आपको। ठीक है, आर्टिकल या अनुसूचित संविधान के आर्टिकल 4 का 1 और अनुच्छेद 80 का आर्टिकल जो सब क्लॉज है 2 से जुड़ी हुई है। कौन से अनुसूची में कौन कौन से आर्टिकल जुड़े हुए हैं वो मैंने एक समरी करके लास्ट में डाल दिया है। ठीक है, सीटों का विभाजन, डिवीजन ऑफ सीट्स, राज्यसभा की कुल जो अभी 8% उस समय की बात है। ठीक है, 250 सीटों में से 238 सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, ये कुल सीटें थी भाई, ध्यान रखना 250। ठीक है, के बीच जनसंख्या के अनुपात में बांटी जाती है, जबकि 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। जब राज्यपाल की बात आएगी तो इसमें जो अलग से एक व्यवस्था और जुड़ जाएगी, हम लोग उसकी बात करेंगे, से मनोनीत की जाती है। आधार, सीटों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलती है, ये भी ध्यान रखना। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि को ज्यादा सीटें मिलती है। संशोधन, अमेंडमेंट्स, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और अन्य संबंधित अधिनियम के माध्यम से इन अनुसूचियों में समय समय पर संशोधन किए गए ताकि नए राज्यों के गठन और पुनर्गठन के आधार पर सीटों का समायोजन किया जाए। आप देखते हैं कभी कभी जो डिलिमिटेशंस जो कमीशन है उनकी, हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्य हैं वो 250 अधिकतम है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। मुख्य बिंदु, अधिकतम संख्या, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250। ठीक है, मनोनीत सदस्य 12, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पर जो इनको मनोनीत किया जाता है। निर्वाचित, इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनकी 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होती है। जो विधायक होते हैं राज्यों के अंदर वो इनको अपना वोट देकर चुनते हैं। ठीक, जनता सदस्य जो सदस्य संख्या 200, आपको बता दिया मैंने, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। इनमें भी जो राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि शेड्यूल्स बढ़ रहे हैं। इनकी प्रकृति, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जैसा मैंने बताया, इसको भंग नहीं किया जा सकता। कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और दूसरे साल मतलब 2 सालों से 1/3 सदस्य है सेवानिवृत्त होते हैं सीनियरिटी के आधार पर, लेकिन सीनियरिटी एज का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, संविधान सभा की 5वीं अनुसूची, विशेष 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें उन राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया दोनों की बात, उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। 6वीं अनुसूची के राज्य नहीं है, जिनका उद्देश्य इसमें ये लोग शामिल है, ये 6वीं अनुसूची के नहीं है। ठीक है, जिनका उद्देश्य ये 5वीं में है भाई, ध्यान रखना। ठीक, मतलब ये है कि ये जो 4 स्टेट हैं ये इसमें शामिल नहीं है, ये 6वीं में है। ठीक, जिनका उद्देश्य आदिवासी समुदायों की संस्कृति, भूमि और संसाधनों की रक्षा करना है। इस बात का ध्यान रखना कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां जो क्षेत्र है इनकी बात आर्टिकल जो ये क्या नाम है, इसमें जो शेड्यूल 5 है इसमें बात की गई है। और इसके अलावा जो 4 स्टेट की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इसकी बात है जो शेड्यूल 6 है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है और यही सिचुएशन बनता है ज्यादातर। ठीक है, जिनका उद्देश्य आदिवासी समुदायों की संस्कृति, भूमि और संसाधनों की रक्षा करना है, जिनके लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां मिल रही है। ध्यान रखना इस बात का। जहां यह प्रावधान 10 राज्यों में, कौन कौन से में,
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो, जैसे राज्यपाल की व्यवस्था चलती है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है कि केंद्र सरकार के माध्यम से राज्यों के अंदर ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको रेगुलेट, और इसके अलावा जो व्यवस्था स्टेबल होती है उनके करने में, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो स्टेबल करने में मदद करती है, उनको कंट्रोल करती है। लेकिन फिर भी कुछ जो स्वायत्तता है वो इनको दी जाती है। ठीक है, ये राज्य है जहां पर क्या है, ट्राइबल्स एरिया भी है और अनुसूचित क्षेत्र दोनों है। ठीक है, लेकिन अगर शेड्यूल 6 में शामिल कर लेंगे तो फिर बाद में उनको जो ऑटोनोमस जो राइट्स है वो अलग से मिलेंगे, फिर उनको इनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रेमवर्क है वो भी करने का मौका मिलता है। पढ़ते हैं इसमें, देख लीजिए, इसमें जो प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, यह उन क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचा प्रदान करती है जहां जनजातीय आबादी है, क्योंकि उनका जो कल्चर एस्पेक्ट है तो उनको ध्यान में रखा गया है, ताकि बाहरी हस्तक्षेप और शोषण से बचाया जा सके। किनको? इन जनजातियों को। राज्यपाल की शक्तियां, गवर्नर पावर, राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित विशेष शक्तियां होती है, स्पेशल पावर होता है इनके पास में। वे राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के प्रभाव को सीमित करने, लिमिटेड करने या रद्द करने का आदेश दे सकते हैं यदि उनका जो अधिकार है उनका हनन होता है या उनको डिस्टर्ब होता है तो। जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है जो जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देती है। भूमि और संसाधन, लैंड एंड रिसोर्स, यह अनुसूचित जनजातियों को भूमि, प्राकृतिक संसाधन और उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करती है, जिससे उन्हें अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने में मदद मिलती है। राज्यों का कवरेज, यह उन सभी राज्यों पर लागू होती है जिनमें अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी छठी अनुसूची में है। ठीक, को छोड़कर। भारत की छठी अनुसूची, इसमें जैसे मैंने बताया कि भारत के जो जनजातीय क्षेत्र है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को स्वायत्तता और स्वशासन प्रदान करती है। ठीक है, जिसमें स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदें, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल बनती है, जो भूमि, वन, शिक्षा, स्थानीय कानूनों के मामले में विशेष शक्तियां रखती है ताकि जनजातीय संस्कृति और पहचान की रक्षा हो सके। आदिवासी समुदायों के हितों की पहचान और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित है, हालांकि समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते। और जो आप देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख में जो मामला चल रहा था, उसमें यही बात की गई थी कि मुझे जो हमको है लद्दाख को इसमें शामिल किया जाए, ताकि वो क्या है, एक स्वायत्त निकाय के तहत क्या कर सकते हैं, अपने जो अधिकार है उनकी रक्षा और अपने जो संसाधन है उनका उपयोग जो है वो स्वयं कर सके इस आधार पर। नहीं तो अगर गवर्नमेंट का अगर वहां हस्तक्षेप होगा तो वहां पर क्या होगा कि जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, टूरिज्म का जो मामला है, मैं इस मुद्दे पर काफी डिटेल से बात कर सकता हूं, लेकिन आप इसको समझिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक बार ताकि चीजें समझ में आ जाए, ये तभी आपको समझ में आएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, जो जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख वाला है, वो लेह लद्दाख में जो मामला चल रहा था, वहां पर उनकी डिमांड इसलिए थी क्योंकि उनको पता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई विदेशी लोग या फिर भारत के लोग टूरिज्म के आधार पर वहां जाएंगे तो उनके लिए जो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है इनका अगर वहां अधिपत्य रहेगा, मतलब वहां के लोगों की शक्तियां नहीं रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहेगी, तो कानून कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपने कानूनों को एजुकेशन कर रही है, जो भूमि है उसका अधिग्रहण कर रही है। जब भूमि का अधिग्रहण करेगी तो वहां जो एग्रीकल्चर है, वहां पर जो आजीविका के साधन है वो डिस्टर्ब होंगे। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं या जो डेवलपमेंट होगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो इससे क्या होगा, एक तो वो जो क्षेत्र है वो भूकंपरोधी जो क्षेत्र है वो डेंजर जोन में आता है। इसके अलावा आप देखते हैं तो वहां के जो संसाधन है, वहां की उपयोगिता ये लोग करेंगे कैसे, कि वहां पर जैसे होटल्स बनेगी, रिजॉर्ट बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेगी, तो वो बनने से क्या होगा कि अभी जो लोग वहां पर जा रहे थे टूरिज्म के आधार पर, तो वहां पर स्थानीय जो उनके घर थे उनमें वहां रहते थे, वो वहां जगह लेते थे, शरण ले लेते थे, तो उनके आधार पर उनकी आजीविका का साधन चल रहा था।
उनके पास जो पैसा था एक आमदनी वेतन के रूप में या फिर जो आमदनी आय के रूप में आ रहा था वो। अब क्या होगा, जैसे होटल बनेगा, रिजॉर्ट बनेगा, तो लोग उनके घरों को चॉइस ना करके होटल्स और रिजॉर्ट को चॉइस करेंगे। तो जो पैसा किनके पास जाना था, वहां के लोगों के पास जाना था, ताकि वहां रोजगार की व्यवस्था हो सके और वो रोजगार चलता रहता था। लेकिन अब क्या होने लग गया कि जो खाना है, क्योंकि जो लोग वहां रहेंगे तो खाना भी खाएंगे, तो जब वो खाना खाएंगे तो उनके लिए जो प्रोडक्ट चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, सब्जियां चाहिए और जो भी संसाधन चाहिए, वो सारी चीजें कहां से आएगी। तो वो अगर फूड पैकेज के आधार पर मान लो कि कोई वहां पर एक ऐसा जो एक मॉल जो है वो बना दे, वहीं पर ही कपड़े मिल रहे हैं, वहीं पर ही खाना मिल रहा है, सारा सब कुछ मिल रहा है, तो लोग उन लोगों की चीजें क्यों लेंगे, वहां से क्यों परचेज करेंगे, वो तो एक ही जगह जाएंगे और वहां से ले लेंगे। तो इस आधार पर देखिए, तो जो खाना पीना जितनी भी सारी चीजें, तो वो क्या इन चीजों से वंचित रह जाएंगे। दूसरा, जो टूरिज्म का आधार है, अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहां पर क्या होगा कि बड़ी अच्छी गाड़ियां चलेगी, और गाड़ियां चलेगी तो जो उनका आजीविका का साधन है वो डिस्टर्ब होगा। तीसरा, और कई सारे, जब वहां पर ये सारी चीजें होगी तो वो क्या करेंगे, वहां कचरा फैलाएंगे, कचरा फैलाएंगे तो फिर उनको जो कचरा जो है, अब उसको खत्म कैसे किया जाए, इसका प्रावधान वहां पर कैसे क्या हो, तो वो तो देखते हैं आप। और इसके अलावा पॉल्यूशन से गाड़ियां बढ़ेगी तो पॉल्यूशन होगा, और जब पॉल्यूशन होगा तो जो वहां पर जो आप देखते हैं कि जो गर्मी है वो धीरे धीरे, जो पहले व्यवस्था थी, जो क्लाइमेट था, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होने की जो चांस है वो बढ़ेगा। इसके अलावा जो ऊपर देखते हैं लेह लद्दाख में जो ग्लेशियर है, उनकी संभावना वहां ज्यादा जो है वो संकटकारी रहती है। इसके अलावा और देखते हैं आप, तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर अब अगर मान लो कि अगर उनको अगर वो शक्तियां दे दी जाए और अगर इसमें शेड्यूल 6 में इसको शामिल कर दिया जाए, तो यहाँ पर सारे जो ऑटोनोमस जो सिस्टम है वो खुद डिसाइड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकती इस मामले में। उनको जो रेवेन्यू है, टूरिज्म का है, भूमि अधिग्रहण का है, जल निकास है, पर्यावरण का है, जितने भी मुद्दे जो जुड़े हुए हैं वो सारे वो खुद डिसाइड करेंगे, ताकि उनके जो संस्कृति के जो आस्पेक्ट है वो वहां बचा रहे। और देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर डेवलपमेंट होगा तो वहां पर जो भूकंपरोधी जो क्षेत्र है तो वो डिस्टर्ब होगा, उनकी वजह से वहां पर दिक्कत हो सकती है। तो कई सारे आयाम है, कभी और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसमें शामिल होने से क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। मुख्य प्रावधान, स्वायत्त जिले और क्षेत्र, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजन, जो ये है रीजन्स, इन क्षेत्रों में जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों को स्वायत्त जिले और क्षेत्र घोषित किया जाता है। जैसे मैंने आपको समझा दिया, जिला और क्षेत्रीय परिषदें, हर स्वायत्त जिले में जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद, यदि जिला कई क्षेत्रों में बटा हो तो। जिनमें निर्वाचित और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, ये परिषदें जैसे मैंने बताया, भूमि, वन, नहर, जल, विवाह, तलाक, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, स्थानीय प्रशासन जैसे विषयों पर कानून बना सकती हैं। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर, इनमें अपने आप न्यायालय, काउंसिलिंग कोर्ट्स होते हैं जो अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामले जैसे सिविल और आपराधिक मामले मृत्युदंड को छोड़ के की सुनवाई कर सकते हैं। प्रशासनिक स्वायत्तता, यह परिषदें स्थानीय विकास और राजस्व संग्रह और व्यापार के नियमन में भी भूमिका निभाती है। राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल के पास कानून को लागू करने या छूट देने की शक्ति होती है ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। उद्देश्य, जनजातीय लोगों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और भूमि अधिकारों की रक्षा करना, गैर जनजातीय लोगों द्वारा शोषण से बचना, विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस को बढ़ावा देना। वही चीजें हैं जो हमने पढ़ी है। फिर पढ़ते हैं 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। इसमें टोटल विषय दिए हुए डिटेल्स। यह अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों कानून बनाने के अधिकार को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या करती है, विभाजित करती है। जिसमें संघ सूची में केंद्र को, राज्य सूची के अंदर राज्यों को और समवर्ती सूची में दोनों को शामिल किया जाता है। लेकिन कुछ अवशिष्ट विषय हैं जिनमें सेंटर को राइट है। इसमें पढ़ते हैं, इनका उद्देश्य वही चीजें जो हमने बताई
कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति और कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना, जिससे शासन में स्पष्टता है और विवादों से बचा जाए। यह मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत आती है। ठीक है, केंद्र जिन पे कानून बना सकती है, संघ जो विषय है उनको बात करते हैं। पहला कौन सा है? भारत की रक्षा। भारत की रक्षा नौसेना, सेना, वायुसेना, संघ के अन्य सशस्त्र बल, ये इसमें शामिल है। छावनी क्षेत्रों का प्रशासन, नौसेना, सेना और वायुसेना से जुड़े कार्य, आयुध, अग्नायुध, गोला बारूद और विस्फोटक, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उद्देश्य के लिए आवश्यक उद्योग, केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, रक्षा, विदेशी कार्य, भारत की सुरक्षा से संबंधित निवारक निरोध, विदेशी कार्य, राजनयिक, कौशलीय और व्यापारिक प्रतिनिधि, इसके अलावा काउंसलिंग है, और संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन, उनमें भागीदारी, विदेशों के साथ संधि और करार, युद्ध और शांति, इसके अलावा विदेशी अधिकारिता के अधीन कार्य, नागरिकता, भारत में प्रवेश और उत्प्रवास, पासपोर्ट और वीजा, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं, समुद्र और हवाई मार्ग, बड़े पतन जो मेजर पोर्ट्स हैं, पतन, स्वास्थ्य और संगरोध, क्वारंटाइन का जो मामला है, अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्र नौदित जलयानों से यात्री और माल का वहन, इसके अलावा नौ परिवहन और नौ संचालन, संघ की संपत्ति, किसी राज्य के भीतर के स्थानों के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण जो ट्रिब्यूनल बनता है, संघ का लोक ऋण, करेंसी, सिक्का निर्माण, निविदा और विदेशी मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, डाकघर, बचत बैंक, लॉटरी जिसके अंदर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित हो, विदेशों के साथ व्यापार वाणिज्य, आयात और निर्यात, अंतर राज्य व्यापार और वाणिज्य, बैंककारी जो बैंक वाला मामला है, ऐसे निगमों का निगमन, विनियमन और परिसमन समापन जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, बीमा, इंश्योरेंस जो है, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, पेटेंट, आविष्कार, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे क्या है? केंद्र के विषय हैं। इसके अलावा बाट और मापों के मानक जो स्थापना है उनकी बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है, ध्यान रखना इस बात का। संघ लोक सेवा आयोग, संघ की पेंशन, क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र थे, इसलिए इसके संसद के प्राधिकार के अधीन बनाए गए कानून, वेतन और भत्ते संघ से संबंधित, संघ के जो लेखाएं हैं उनकी लेखा परीक्षा जो अकाउंट्स की लगती है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और इसमें उच्च न्यायालय को छोड़ के। जनगणना, संघ के नाम पर राज्यों के भीतर की संपत्ति, जनगणना का ध्यान रखना भी। अंतर्राज्यिक और नदियां और नदी घाटियां, अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल के उत्पादन कर, नमक उत्पादन, आपूर्ति और वितरण, अफीम की खेती और निर्माण, खनिज तेल और अन्य खनिजों का विनिमय और विकास, खान और तेलों के क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा, अंतर्राज्यिक प्रवासन, अंतर्राज्यिक संगरोध, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, निर्यात शुल्कों सहित सीमा शुल्क, तंबाकू, भारत में निर्मित अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, निगम कर, संपत्ति के पूंजी मूल्य पर कर, संपदा शुल्क, अंतर्देशीय माल पर टर्मिनल कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, इसके अलावा रेलवे और हवाई मार्ग पर ले जाने मार्ग पर कर, इसके अलावा समुद्री वायु द्वारा ले गए यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क की दरें, इस सूची में विषयों से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध, इसके अलावा इस सूची के किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और सांख्यिकी, उच्चतम न्यायालय का संविधान और संगठन, उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां, केंद्र सरकार के नियंत्रण में औद्योगिक विवाद, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाएं, राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थल, संघीय प्रयोजनों के लिए भूमिका अधिग्रहण, चुनाव, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए, इसके अलावा संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियां, वेतन और भत्ते, संसद सदस्यों के, संसद के सदनों की प्रक्रिया के नियम, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव, चुनाव संबंधी अपराध, संविधान का संशोधन, राज्यों की सहमति से संसद द्वारा कानून बनाना, आपातकालीन प्रावधान, अंतरराष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए कानून, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों को और जनजातियों का प्रशासन, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव जो 36 में 360 में है, 360 में। न्यायिक संरचना, संघ के किसी सशस्त्र बल का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन,
राष्ट्रीय महत्व के घोषित शिक्षण संस्थान जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। फिर संघ की सूची में किसी भी मामले से संबंधित पूछताछ का सर्वेक्षण, संघ सूची में उल्लिखित मामलों से संबंधित आंकड़े और सांख्यिकी, उच्च शिक्षा अनुसंधान वैज्ञानिक स्थानों के मानक, व्यवसाय व्यापार तकनीकी प्रशिक्षण के मानक, समाचार पत्रों पुस्तकों मुद्रालयों का जो मुद्रण होते हैं मतलब जो प्रिंटिंग होती है उनकी बात है का विनियमन, ऐसे अन्य मामले जो अन्य सूची में निर्दिष्ट नहीं है अवशिष्ट शक्ति है। अंतर्राज्यीय प्रवास तो इन तीन को देख लेते हैं। 98, 99 और 100 GST से संबंधित कराधान प्रविष्टियों के समायोजन करने के बाद विषयों की संख्या 100 तक पहुंच गई। हालांकि कुछ मूल प्रविष्टियां हटा दी गई हैं और सेवा जो लास्ट है सेवाकर सर्विस टैक्स से संबंधित प्रावधान ये यहाँ कंप्लीट हो रहा है। 7वीं अनुसूची के अंदर हम लोगों ने इतनी चीजें शामिल की। इसमें जो राज्य सूची के विषय है उसको पढ़ते हैं, एक ही शेड्यूल के अंदर सारे हैं। इसमें 61 विषय है, इसके अलावा मूल रूप से इसमें 66 थे जिनमें 5 को 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें कौन कौन से हैं? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस। एक बात ध्यान रखना भाई, इसमें अगर रेल जैसे मान लो कि राज्यों की पुलिस हो तो पता है, पर रेलवे पुलिस जो है उसकी बात की जाती है तो वो राज्य के अंदर आएगा। रेलवे पुलिस जो है वो राज्य में आएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन संगठन, यह विषय आंशिक रूप से 42 संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन गठन और संगठन राज्य सूची में ही रहा। ध्यान रखना इस बात का। कारागार, सुधार गृह, बोस्टल संस्थाएं, इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं जिनमें निरुद्ध व्यक्ति, स्थानीय शासन स्वशासन जैसे नगर पालिका और पंचायतें इसमें शामिल। लोक स्वास्थ्य स्वच्छता अस्पताल और औषधालय, लोक स्वास्थ्य पहला, दूसरा स्वच्छता, तो इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। लोक स्वास्थ्य, सड़कें पुल घाट अन्य संचार साधन, संघ सूची में विनिर्दिष्ट मार्गों के अतिरिक्त जो संघ सूची में संचार के साधन उनको छोड़ के जो बाकी है वो इसमें शामिल है। कृषि पशुधन और पशुपालन, जल जैसे जल संभरण, सिंचाई, नहरें, जल विकास, तटबंध, ये मूल अधिकार, भूधारण, किराए का संग्रह आदि। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। कृषि भूमि के विषय में संपदा शुल्क, कृषि भूमि के विषय में उत्तराधिकार, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति का हस्तांतरण अब वह समवर्ती सूची में शामिल है। कृषि आय पर जो टैक्स है, भू राजस्व है, इसके अलावा वन, यह विषय अब समवर्ती सूची में है। छोटे बंदरगाह संघ सूची या समवर्ती सूची में घोषित के अतिरिक्त, क्योंकि उसमें बताया गया था जो मेजर पोर्ट्स है उनकी बात कही गई थी। अंतर्देशीय जलमार्गों पर यातायात, व्यापार और वाणिज्य संघ सूची के प्रावधानों के अधीन। गैस और गैस संकलन मतलब कार्यों की बात है, उनसे संबंधित कार्य। निगमों से भिन्न वाणिज्य औद्योगिक और सहकारी संस्थाओं का निगमन विनियमन और समापन। फिर है अविनियमित बाजार और मेलों सहित बाजार और मेले। फिर है खनिज विकास संघ सूची में विनियमित के अधीन। फिर है उद्योग संघ सूची के प्रावधानों के अधीन। सराय और धर्मशाला इनकीपर्स, उत्पाद शुल्क। फिर है व्रत, निषक्त और बेरोजगारी व्यक्तियों की सहायता, संगठना, दफन स्थल, कब्रिस्तान और कब्रें। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, राज्यों के भीतर जल का संचयन और शक्ति, स्थानीय कार्यों या सेवाओं के लिए टैक्स, मनोरंजन आमोद प्रमोद पर जो एंटरटेनमेंट है उनकी बात की जा रही है। विलासिता की वस्तुओं पर कर, प्रति व्यक्ति कर, माल के राज्य में प्रवेश पर कर, पशुओं और नौकाओं पर कर, विज्ञानों पर कर, विद्युत की खपत और बिक्री पर कर, समाचार पत्रों में विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञानों पर जो टैक्स लगता है वो, कृषि भूमि के संबंध में संपदा जो शुल्क है उस बात है। फिर है भूमि और भवनों पर टैक्स। फिर है खनिज अधिकारों पर कर, व्यापार व्यवसाय और रोजगार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति का वसीयत, निर्वसीयत और उत्तराधिकार। यह अब विशेष समवर्ती सूची में शामिल हो गए। स्टाम्प शुल्क की दरें संघ सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेज को छोड़ के बाकी जो है इसमें, इस सूची के किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध इसमें शामिल है। इस सूची के किसी विषय के
राज्यों प्रयोजन के लिए जांच और सांख्यिकी, अधिकारिता और शक्तियां, शुल्क, सार्वजनिक ऋण, राज्य की लोक सेवाएं, राज्य का व्यय, राज्य की शिक्षित निधि, राज्य के लेखा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते, राज्य विधानमंडल और उनके सदस्यों और संपत्तियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, राज्यों के मंत्री, राज्य के वित्त निगमों का विनियमन और कृषि भूमि को छोड़कर अन्य भूमि का अधिग्रहण। यह विषय अब समवर्ती सूची में हो गया इंक्लूड। राज्य के भीतर वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय और वितरण, मतलब वितरण की बात की जा रही है। प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी बात की जा रही है। विद्युत, समाचार पत्र, यह विषय अब समवर्ती सूची में शामिल है। यह प्रिंटिंग प्रेस की बात है, यह विषय अब समवर्ती सूची में है। औद्योगिक और श्रम विवाद, यह विषय अब समवर्ती सूची में है। विवाह और तलाक, यह विषय अब समवर्ती सूची में है। ध्यान दें, 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 5 विषय शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन अब राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, जिससे राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 से घटकर कितनी हो गई? 61 हो गई। संविधान की 7वीं सूची की समवर्ती सूची के अंदर बात कर लेते हैं। इसमें 47 के बजाय 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के बीच में कभी किसी चीज पर विवाद होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाती है। इन विषयों को 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। 52 सूची को हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी है। आपराधिक विधि, जिसमें भारतीय दंड संहिता में संविधान के प्रारंभ पर अंतर्विष्ट जो दी हुई है सभी विषय सम्मिलित है, किंतु सूची फर्स्ट या सूची सेकंड में विनिर्दिष्ट जो दिए हुए किसी विषय के संबंध में विधियों के विरुद्ध अपराध या सिविल शक्ति की सहायता में नौसेना, सेना, वायुसेना, संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल के प्रयोग का अपवर्जन है। आपराधिक किरी प्रक्रिया, जिसमें संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट सभी विषय शामिल है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखना, समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों या फिर सेवाओं को बनाए रखने से संबंधित कारणों के लिए निवारक, निरोध, इस प्रकार की जो डिटेंशन की बात की गई है, निरुद्ध व्यक्ति। सूची 3 की प्रविष्टि 3 में निर्दिष्ट कारणों में से एक राज्य से दूसरे राज्यों में बंदियों, अभियुक्त व्यक्तियों और निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों को हटाना। फिर है 5वां पॉइंट, विवाह और तलाक, शिशु आवेशक, दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर्वसियत तथा उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार, विभाजन, ये सभी विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही के पक्षवार संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपने व्यक्तित्व विधि के अधीन थी। कृषि भूमि से संबंधित संपत्ति का अंतरण, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण, समुदाय जिनके अंतर्गत भागीदारी, अभिकरण, वाहक समुदाय, अन्य विशेष प्रकार की समुदाय किंतु कृषि भूमि से संबंधित समुदाय नहीं है। फिर है अनुयोज्य दोष, लीगल एक्शन कंटेम्प्ट, मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो कानूनी विधि के अनुसार क्या कर सकते हैं, आप कार्यवाही करवा सकते हैं। दिवाला और शोध क्षमता, न्यासी और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी। फिर है साक्ष्य, शपथ, विधियों, लोक कार्यकलापों, अभिलेखों या न्यायिक कार्यवाही का मान्यता। सिविल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत संविधान के प्रारंभ पर सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट सभी विषय परिसीमा और मध्यस्थम है। न्यायालय की अवमानना किंतु सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं। आरामगर्दी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियां, क्योंकि अगर उसके न्यायिक अवमानना होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद क्या करता है, उसमें वो जो दंड का प्रावधान वो करता है। पागलपन और मानसिक अपूर्णता, जिसके अंतर्गत पागलों और मानसिक अपूर्ण व्यक्तियों के ग्रहण का उपचार के लिए स्थान। फिर है पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण। 19वां है ओपिनियन के संबंध में सूची फर्स्ट और की प्रविष्टि 59 की उपबंधों के अधीन रहते हुए औषधि और विषय, आर्थिक और सामाजिक योजना, वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार गठबंधन और न्याय। 22वां है व्यापार संगम, औद्योगिक और श्रम विवाद। 23वां है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेरोजगारी। फिर 24वां है श्रम का कल्याण, जिसके अंतर्गत करों की कार्य की शर्तें, भविष्य निधि, नियोजकों का दायित्व, कर्मकार प्रतिकार, अशक्तता और वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति सेवाएं, इसमें सुविधाएं इसमें शामिल है। 25वां शिक्षा, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा,
विश्वविद्यालय है, किंतु सूची फर्स्ट की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए श्रम का व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, विधिक आयुर्विज्ञान और अन्य वृत्तियां। भारत और पाकिस्तान डोमेनियनों की स्थापना के कारण अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की राहत और पुनर्वास, पूर्त और धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थाएं, फिर है मनुष्यों, पशुओं, पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या जो संक्रामक रोग है या संक्रमणजन्य रोगों या पीड़िकियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्तार का निवारण, फिर है जन्म और मृत्यु की जो मृत्यु है सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद। 31वां ये पोर्ट्स की बात है, पतन जो संसद द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा उसके अधीन महापतन घोषित नहीं किए गए। अंतर्देशीय जलमार्गों पर यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के संबंध में नौवहन और संचालित तथ्य ऐसे जलयानों पर मार्ग का नियम राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में सूचीबद्ध के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा यात्री और मार्गों का वहन। 33वां व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण। इसमें कुछ पॉइंट है 33वें में, किसी ऐसे उद्योग के उत्पाद जिनका नियंत्रण संघ द्वारा लोकहित में सुनिश्चित घोषित किया जाता है ऐसे उत्पादों में आयातित माल। दूसरा पॉइंट है खाद्य पदार्थ जिनके अंदर खाद्य तिलहन और तेल है। तीसरा पशुओं का चारा जिसके अंदर खली और सांद्रित है। चौथा फिर है कच्चा कपास, चाहे ओटावा हो या बिना ओटावा हो या बिनोला किया हुआ हो या कच्चा जूट। पांचवा फिर है 35वां यांत्रिक रूप से संचालित मोटरयान जिसके अंतर्गत ऐसे यानों पर कर लगाने के सिद्धांत भी है। 36वां कारखाने, 27वां बॉयलर, 38वां बिजली। 39 समाचार पत्र, पुस्तकें और जो प्रिंटिंग है उनकी बात। ऐसे पुरातात्विक स्थल जिनके अवशेष जो संसद द्वारा बनाई गई विधियां विद्यमान विधि द्वारा उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित नहीं किए गए। ऐसे संपत्ति 41 है, ऐसी संपत्ति के विरक्षा प्रबंधन और व्ययन जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की जिसके अंतर्गत कृषि भूमि भी शामिल है। संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण की 43वां किसी राज्य में ऐसे करों या अन्य लोक मार्गों के संबंध में दावों की वसूली जिनके अंतर्गत भू राजस्व की बकाया और प्रकार वसूल की जाने वाली योग्य राशियां जो राज्य के बाहर उद्धृत हुई है या प्रोडक्शन हुआ है। न्यायिक स्टाम्पों के माध्यम से संग्रहित शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टाम्प शुल्क, किंतु स्टाम्प शुल्क की दरें नहीं। स्टाम्प शुल्क है लेकिन स्टाम्प शुल्क की जो दर है वो नहीं है। सूची सेकंड और थर्ड में विनिर्दिष्ट किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और सांख्यिकी। 46वां इस सूची के किसी भी विषय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के बिन सभी न्यायालयों के अधिकारिता और सत्य शामिल है। 47 इस सूची के किसी विषय के संबंध में फीस किंतु किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस शामिल नहीं है। फिर 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अतिरिक्त जो विषय कौन से थे? न्याय प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। 49 है 50 है वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और 51 नापतोल मानकों की स्थापना को छोड़ के। 52वां कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इसका ध्यान रखना भाई, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट शक्तियों के लिए कोई विशिष्ट विषयों की कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां उन मामलों या विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है संसद केंद्र सरकार को देती है जो न तो संघ सूची न ही राज्य सूची और न समवर्ती सूची में समरूप रूप से उल्लेखित है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का विवरण, इसमें क्या क्या चीजें देख लेते हैं। इसमें तकनीकी जो नई तकनीकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है, इनसे संबंधित जो विवाद है वो सारी चीजें हैं, जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया या फिर और कोई नई जो मुद्दे आ रहे हैं इसमें देखते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। साइबर कानून है, अंतरिक्ष अन्वेषण है, इसके अलावा डिजिटल मुद्रा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसके अलावा इंटरनेट और दूरसंचार निगम है, नियमन है, ये सारे हैं। और देख लेते हैं इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी है। फिर अंतरिक्ष अन्वेषण, क्योंकि जब संविधान निर्माण हुआ था तब ये चीजें नहीं थी, तो क्यों होता है। फिर बाद में डिजिटल मुद्राएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो क्रिप्टो करेंसी की बात की जाती है, ई कॉमर्स की बात की जाती है। इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हुआ। 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं जिसके अंदर जो भाषाएं हैं उनकी बात की गई है। 22 भाषाएं हैं,
14 मूल भाषाएं थी और उसके बाद में जो अलग से भाषाएं जो 8 भाषाएं अलग से जोड़ी गई। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये पहले थी। बाद में कौन सी जोड़ी गई? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ऐसे ये 22 भाषाएं जो मैंने ऊपर बताई वही है, देख लीजिए। मूल जो 14 लैंग्वेज थी, संविधान लागू होने के समय भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा जोड़ी गई। ध्यान रखना भाई, इसका क्रम का ध्यान रखना। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। इसके अलावा ब्राह्मण संविधान संशोधन 2003 और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ी गई। 2004 में ये अधिसूचित की गई। इस हिसाब से ये कंप्लीट हो गए। अब पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित बात कही गई है। केंद्र और राज्यों के जो कानून है उनसे संबंधित, जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात सुनिश्चित की गई है। पहला संविधान संशोधन 1951 में और इसमें बाद में 2025 तक इसमें 284 तक कानून शामिल हो चुके हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण है, जमींदार उन्मूलन है, आरक्षण है जैसे विषय शामिल है, ताकि इन्हें अदालत में चुनौती न दी जा सके। लेकिन अब ध्यान रखना, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, अब इसकी की जा सकती है। केस पढ़ते हैं आगे, क्योंकि यह केस आता है कियोतो होलोहोल जाचिलू, उस मामले में कुछ पैरामीटर्स है, ये पढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची का वो उसमें आता है दल बदल में। 9वीं अनुसूची का उद्देश्य और विषय भूमि सुधार। इसमें सबसे ज्यादा कानून भूमि सुधार से जुड़े हुए हैं। जमींदारी प्रथा, क्योंकि समस्या थी, क्योंकि एक जो जमींदार थे उनके पास काफी सारी जो भूमि थी और उसको पहले संपत्ति का अधिकार था उसमें शामिल किया गया था। तो ये लोग क्या करते थे, बार बार वहां जाते थे तो डिस्टर्ब होते थे। जैसे मैंने मूल अधिकारों में ये चीजें पढ़ा दी आपको, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, काश्तकारी अधिकारों का विनियमन, भूमि का पुनर्निर्माण जैसे बिहार भूमि सुधार अधिनियम, बॉम्बे का काश्तकारी अधिनियम आदि। सामाजिक आर्थिक न्याय भूमि सुधार के अलावा कुछ सामाजिक आर्थिक न्याय विशिष्ट समूह के कल्याण के लिए जैसे आरक्षण से संबंधित प्रावधान। न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा, इस अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालत में मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, जिससे सरकारी भूमि सुधारों को लागू कर सके। लेकिन अब क्या कर सकती है, इसमें ऐसा कर सकती है। कानूनों की समीक्षा, शुरुआत में 13 कानून थे, लेकिन बाद के संशोधनों के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर लगभग 284 हो गई है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर या फिर जो मूल अधिकार है, यदि नागरिकों को अगर वहां चीजें टच होती है तो बाद में वो चीजें जो न्यायपालिका है उसमें कर सकती है। तो इस बात का ध्यान, कुछ कानून है तो उनको पढ़ते हैं। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, बॉम्बे काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम 1948, मद्रास संपदा, आज इसको चेन्नई बोलते हैं, उन्मूलन और रेतवाड़ी में परिवर्तन, रेत मतलब किसान होते हैं, अधिनियम 1948, मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार उन्मूलन अधिनियम 1950। पहला संशोधन, इसे प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 31B, यह अनुच्छेद 31A के साथ मिलकर इन कानूनों को क्या करता है, संरक्षण देता है। वर्तमान स्थिति, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून भी संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मैंने बता दिया का उल्लंघन करने पर समीक्षा के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, संक्षेप, 9वीं अनुसूची भारत के सामाजिक आर्थिक और खासकर भूमि सुधारों को कानूनों को वैधता और स्थायित्व प्रदान करने का एक तंत्र है। भारतीय संविधान की अनुसूची 1950 से इसके मध्य कुछ चीजें जोड़ी गई है। पहला संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया, जिसमें 13 कानून मुख्य रूप से भूमि सुधार से संबंधित है। वो पूछ सकता है यहाँ पर कितने कानून थे, 13 कानूनों को इसमें जोड़ा गया जो न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान करते थे। उस टाइम क्या है, न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं थी। चौथा संशोधन 1955, 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों में शामिल किए गए, मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार और राज्य द्वारा अधिग्रहण की संपत्ति जो अधिग्रहण की शक्तियां हैं उससे संबंधित है। 17वां संशोधन 1964, इस संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में 44 और भूमि अधिग्रहण कानूनों को जोड़ा गया। कितना, 44 और भूमि अधिग्रहण कानूनों को। 29वां संशोधन 1972, इसमें केरल भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित 2 कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 34वां संशोधन 1974, संशोधन द्वारा विभिन्न राज्यों के 20
और भूमि कार्यकाल और भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब क्या जोड़ा गया हम देख डिटेल से पढ़ रहे हैं। 39वां संशोधन 1975, इसमें प्रधानमंत्री और अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तियों के चुनाव से संबंधित जो विवाद है उनको न्यायिक समीक्षा से बाहर करने के लिए लाया गया था और इनमें कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। 40वां 1976 संशोधन ने भूमि सुधार और अन्य अधिनियमों के साथ समुद्री क्षेत्र और खनिज संपदा से संबंधित कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। 47वां संशोधन 1984, इसमें कई और भूमि सुधार अधिनियमों और उनके संशोधनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 86वां 1990 में 66वां है संशोधन 1990 संशोधन ने विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 76वां 1994, इसमें तमिलनाडु सरकार के 69% आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। 78वां संशोधन 1995, इस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में 27 और भूमि सुधार कानूनों को जोड़ा गया। नोट 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, क्योंकि यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर की जो धारणा वो आई, ये स्थापित किया गया 24 अप्रैल 1973, डेट याद रखना भाई, के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीजें थी वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल थी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में कोई नया विषय नहीं है बल्कि दल बदल विरोधी कानून से जुड़े हुए प्रावधान है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया जिसका मुख्य उद्देश्य विधायकों और सांसदों को जो दल बदल करने से रोकना है और इनमें अयोग्यता के आधार पर प्रक्रिया और इस्तीफा, पार्टी व्हिप का उल्लंघन और स्वतंत्र सदस्यों का दल में शामिल होना का उल्लेख है जो 2025 तक यही है। कुछ संशोधन में मूल विषय दल बदल का ही रहा है क्योंकि पहले जो आराम गैराम की जो थ्योरी है हम उसको पढ़ते हैं, फिर व्यक्ति जो इलेक्शन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, इसमें जो डिसीजन करता था वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब भाई उसको अपदस्थ करने का, तो अब देखा गया कि अगर मान लेते हैं कि न्याय करने का काम ये है, भाई न्याय काम सुनिश्चित कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, कोर्ट जुडिशरी करता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भी इसमें जो न्याय की प्रक्रिया वो भी शामिल है क्योंकि किसी को पद से हटाना, पद में बैठाना वो भी तो एक न्याय की बात होगी ना, या फिर उनकी जो गलतियां उनके लिए पनिशमेंट करना, पद से हटाना मतलब कुछ गलती है तो उनके लिए पनिशमेंट करना तो न्याय का काम हो गया। तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर मान लो ये कर रहे हैं तो उसमें मामला ये आ गया कि अगर ये करेंगे तो क्या इसको पहले इसके दायरे में नहीं था, उसके बाद में इसको दायरे में रखा गया कि यदि मान लेते हैं कि न्यायिक जो बात है अगर लोकसभा अध्यक्ष क्योंकि किसी न किसी पार्टी से तो बिलोंग करते हैं और पार्टी से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पूर्व धारणा है वो ना बनी रहे, तो यह देखा गया कि अगर किसी व्यक्ति की किसी सदस्य के साथ में कोई अन्यायोचित वो व्यवहार नहीं हो तो उस चीज के लिए ये व्यवस्था रखेगी कि अगर जो लोकसभा के अध्यक्ष है यदि वो किसी को इस आधार पर जो दिए हुए व्यवस्था है अगर इसका उल्लंघन करता है तो वो अपने इनको जो पनिशमेंट देते हैं इसकी जो समीक्षा है वो जो न्यायालय है वो कर सकता है। इसके लिए कुछ है तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं वो कियोतो होल जाचिल्लू जो विवाद जो बात था उसकी। इसका उद्देश्य क्या था कि सांसदों और विधायकों को व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी पार्टी बदलने से रोकना और स्थिरता लाना शामिल करना। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 फिर लागू संसद लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए, राज्य विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, दोनों के लिए, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों के अंदर नहीं है। मुख्य प्रावधान अयोग्यता के आधार पर स्वैच्छिक सदस्यता छोड़ना, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। पार्टी व्हिप का उल्लंघन, यदि मतदान के दौरान पार्टी के निर्देश व्हिप का पालन नहीं करता है। निर्दलीय पार्टी में शामिल होना, यदि पार्टी को निर्दलीय विधायक या सांसद चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, लेकिन वो अगर काफी सारे अगर लोग जाते हैं एक तिहाई तो अलग बात होती है। मनोनीत सदस्य, यदि मनोनीत सदस्य 6 महीने की अवधि के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो लोकसभा है तो उसके लिए जो लोकसभा का अध्यक्ष और जो राज्यसभा में है तो राज्यसभा का सभापति।
हालिया संशोधन सेक्शन में 2003 में 91 संशोधन के माध्यम से इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि दरबदल के आधार पर अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने या मंत्री बनने से रोका जा सके। पुनर्निर्वाचन तक लाभकारी पद से अयोग्यता, लेकिन उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान यही चीजें हैं। इनमें जो पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष और चेयरमैन द्वारा अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में देरी के मुकदमे के मुद्दे पर संबोधित किया गया जो नया मामला है 10वीं अनुसूची पे करंट में 2025 में अनुसूची में कोई बड़ा विधायी संशोधन नहीं किया गया। बस ये काम है कि जो आप ही जो डिसीजन दे रहे हो उसको जल्दी मत करिए, उसको जो है मतलब जल्दी करिए, उसको लेके मत बैठिए, आपकी मर्जी हो वैसा मत करिए कि आप नए डिसीजन नहीं दे रहे हो। 2025 के सुप्रीम कोर्ट के अपडेट, न्यायिक हस्तक्षेप और समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के दल बदल विरोधी याचिकाओं पर अनिश्चित काल तक बैठे रहने वाले अध्यक्षों के मामले में हस्तक्षेप करने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया। विशिष्ट मामलों में न्यायालय ने अध्यक्षों को लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जो पड़ी हुई है याचिकाएं उनकी बात पेंडिंग में उनकी बात याचिकाओं पर 3 महीने जैसी निश्चित समय अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। अध्यक्षों को संवैधानिक प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं। 2025 के मध्य एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा गया कि अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के तहत एक न्याय निर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए अनुच्छेद 122 और 212 के तहत न्यायिक समीक्षा से संवैधानिक प्रतिरक्षा का आनंद नहीं लेते हैं। यह इस बात को पुष्ट करता है कि न्यायपालिका अध्यक्ष के कार्यों और निष्क्रियता की जांच कर सकती है। कानून का अपवास रोकना। अदालत ने कहा कि वह मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगी और यह नहीं देखेगी कि अध्यक्ष विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक याचिकाओं को खारिज करने के लिए इंतजार करते हैं, जिससे दलबदल विरोधी कानून उपहास बनकर रह जाए। समय पर न्याय पर ध्यान केंद्रित करना। इन न्यायिक हस्तक्षेपों का उद्देश्य त्वरित और निष्पक्ष अयोग्यता सुनिश्चित करना है, जो 10वीं अनुसूची को वास्तविक रूप से देने के लिए एक लंबे समय से चली आ रही सिफारिश है। टी के टोपे के फैसले कुछ है। इसका जो निर्णय है इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें जो प्रशंसित पुस्तक है टी के टोपे का भारत का संवैधानिक कानून के संदर्भ में चर्चा किए गए कानून सिद्धांतों को संदर्भित करता है कि यह दिसंबर 2025 में प्रकाशित हुआ। यह कानून जिसका संशोधन जो संस्करण है वो 2 दिसंबर 2025 में प्रकाशित हुआ। इन कानून ग्रंथों में चर्चा किए गए 10वीं अनुसूची को आकार देने वाले मूल सिद्धांत और महत्वपूर्ण निर्णय शामिल। कियोतो होलोहन बनाम जाचलू 1992। इस मूलभूत में जो 10वीं अनुसूची उसकी संवैधानिक वैधता को क्या किया गया, बरकरार रखा गया, लेकिन घोषित किया कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। किसम मेघचंद सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर 2020। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि अयोग्यता के मामलों को संभालने के लिए अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण कार्यालय से दूर एक अलग स्थायी न्यायाधिकरण की आवश्यकता हो सकती है। वही बात फिर 10वीं अनुसूची में वर्तमान प्रावधान कि इसमें 1985 के 52वें संविधान संशोधन और 2003 में 91वें संविधान संशोधन के बाद में कुछ चीजें देखी। अयोग्यता का आधार जोड़ा गया। फिर बाद में इसमें कहा गया कि विधायकों के लिए कुछ अयोग्य घोषित करने का जो प्रावधान है वे स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं। फिर बिना पूर्व अनुमति के अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान करना है, मतदान से परहेज करना। स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो ऐसे कई प्रावधान थे जिनके आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अपवाद क्या है? अयोग्यता केवल विलय के मामले में लागू नहीं होगी, क्योंकि अगर ज्यादा सदस्य एक साथ आते हैं तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। मूल पक्ष के 2/3 सदस्य, 2/3 मैंने 1/3 बोल दिया था, 2/3 सदस्य किसी अन्य पक्ष में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं। निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों 11वीं पढ़ते हैं पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 विषयों का क्रमवार 2025 तक जो भी चीजें हैं अभी तक वही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और इसमें 29 विषय हैं। तो हम लोग देखते हैं कृषि, जिसके अंदर कृषि विस्तार शामिल है, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जलागम क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, फिशरीज, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिनके अंदर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है, ग्राम खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा,
सड़कें, पुलिया, पुलघाट, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल होता है। 15वां पॉइंट कौन सा है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विद्यालय शामिल है, ध्यान रखना। तकनीकी और प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार, मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो पीएससी है और औषधालय भी शामिल है। परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण जिसके अंदर विकलांगों, मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है। और 27वां दुर्बल वर्गों का और विशिष्ट अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण इसमें। सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है, सामुदायिक अस्तित्व का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, तो ये आपके इसमें शामिल हो गए। अब 12वीं में पढ़ते हैं, यही चीज है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसमें 18 विषय हैं जो नगर पालिकाओं से संबंधित बात करती है, आती है स्थानीय स्वशासन में आती है। ठीक, नगरीय योजना जिसके अंदर नगर योजना भी शामिल है, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्य प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, वाटर सप्लाई की बात है, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, फिर अग्निशामक सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं का संवर्धन, समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति शामिल है। फिर है गंदी बस्तियां, सुधार और उन्नयन, फिर है नगरीय निर्धनता उपशमन, फिर है पार्क, उद्यान, खेल के मैदान जैसी शहरी सुख सुविधाएं और उनका उपबंध करना, सार्वजनिक, शैक्षणिक और सौंदर्यप्रद पहलुओं की अभिवृद्धि करना, गार्ड और शमशान, और इसमें जो विद्युत शमशान शामिल है। इसके अलावा कांजी हाउस, पशुओं के प्रति जो क्रूरता है निवारण है। जन्म और मृत्यु सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन है। फिर लोक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं। वधशालाओं और चरमशोधशालाओं का रेगुलेशन इसमें शामिल है। ये आपकी यहाँ पर जो अनुसूचियां हैं वो है। अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो शेड्यूल्स है उसमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल है, वो आप देख सकते हैं भाई, इससे कौन कौन से आर्टिकल इसमें इंटरकनेक्ट है। इसमें विषय और हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। जो पहला अनुसूची था उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा, तो पहली अनुसूची में आर्टिकल 1 और 4 ध्यान रखना। दूसरी में 59, 65, 75, 97, 125 इत्यादि जो आर्टिकल है वो इसमें शामिल है, मतलब इनका संबंध यहां से। फिर बाद में तीसरी अनुसूची 75, 84, 99, 124 आदि। चौथी अनुसूची में आर्टिकल 4 और 80। फिर पांचवी में आर्टिकल 244। फिर जो छठवीं अनुसूची है जिसके अंदर 244 और 275। फिर सातवीं जो अनुसूची है उसमें 246। आठवीं है जिसमें 344 और 351। फिर बाद में जो नौवीं है उसमें आर्टिकल 31B। फिर जो 10वीं अनुसूची है आर्टिकल 102 और 191। फिर जो 11वीं अनुसूची है जिसमें आर्टिकल 243G, ठीक है, और इसका अटैचमेंट है। और इसके अलावा जो नगर पालिकाएं हैं इसमें आर्टिकल 243W। यहां से अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? पहली अनुसूची किस, जो भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके नाम और उनके बारे में। कहां पर है इसमें? ये इनका बी आंसर। संविधान की दूसरी अनुसूची, जैसा मैंने बताया कि वेतन की बात आती है तो वेतन कहां लिखा हुआ है? इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष आदि के वेतन और भत्ते की बात हुई है इसमें। तीसरे में शपथ की बात आती है। संविधान की तीसरी अनुसूची में किससे संबंधित है?
तो शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप की बात है। चौथा, संविधान की चौथी अनुसूची जो राज्यों से संबंधित है, जो राज्यसभा सीटें उनसे, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन इसमें। फिर है संविधान की 9वीं अनुसूची जिसमें भूमि सुधार की बात हुई है, देख लीजिए कहीं पर है, भूमि सुधार से संबंधित अधिनियमों का सत्यापन। संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल से है, देख लीजिए कहीं पर है, यह दल बदल विरोधी प्रावधान। 7वां क्वेश्चन संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत से है और उसमें कितने विषय थे? 29 थे। 12वीं अनुसूची में 18, इसमें 29 विषय। फिर 12वीं अनुसूची में कितने, ये क्या है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से है, नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व है। 9वां क्वेश्चन 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये कौन सा था? ये 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को मूल संविधान में शामिल किया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों और गांवों में स्थानीय सुशासन की शक्तियों और अधिकार और जिम्मेदार को बताती है? पंचायतों की बात की जा रही है तो 11वीं अनुसूची है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची 29 विषय जैसे कृषि, जो विषय हम लोगों ने पढ़ लिए, जिन पर पंचायतें कानून बना सकती है, स्वशासन की इकाइयों के रूप में उनकी शक्तियों और उनके कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। 12वां क्वेश्चन 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान करती है? तो आपको पता है, तो जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी बात करती है। ATMM बोलते हैं, जिस आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। मैं तो इसको ATMM के हिसाब से करता हूँ। जो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय और मिजोरम है। बस मणिपुर को क्या करता हूँ, वहां एलिमिनेट कर देता हूँ कि मणिपुर नहीं है। इसमें देख लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, जो त्रिपुरा है, वे जनजातीय स्वायत्तता पर केंद्रित है, जो स्वायत्त जिला परिषदों को जनजातीय मामलों का प्रबंधन करने और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की अनुमति देती है। फिर किस अनुसूची में भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं की अनुसूची है? 8वीं में है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त ये भाषाएं शामिल की गई है। फिर भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां, वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी है। फिर 9वीं अनुसूची के किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? जो पहला 9वीं अनुसूची पहला संशोधन था 1951। फिर है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ, यदि शिक्षा जैसा कोई विषय 7वीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों में आता है तो विधायी शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप देखिए कौन सा कथन सही है कि सीधी सी बात है, मैंने कहा कि यदि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में कोई एक विषय आता है और एक विषय पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, तो इस बात का ध्यान रखना कि दोनों बना सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में यदि टकरार होती है तो जो संसद पार्लियामेंट है उसको सर्वोच्च शक्ति दी गई है, तो वो जो तय करेगी वही होगा। इस विषय पर राज्य विधानमंडल को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, गलत। इस विषय पर संसद को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही। दोनों को समान शक्ति प्राप्त है, विवाद का समाधान लॉटरी द्वारा तय किया जाता है, नहीं। इस विषय के कानून का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, गलत। ये भी सही है। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषय आते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची के विषयों में जैसे शिक्षा के लिए संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि यदि किसी समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संघ के कानून से टकराता है तो संघ का कानून प्रभावी होगा जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो, वह पहले पारित न हो। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन जो 17वां क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, 10वीं अनुसूची को संविधान में मुख्य रूप से किस प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के समाधान के तहत जोड़ा गया था? तो यह था दल बदल वाला। 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दल बदल विरोधी कानून है उसके तहत दिया गया। निम्नलिखित 18वां क्वेश्चन,
न्यायिक समीक्षा से बचाने और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए जोड़ी गई थी। जमींदारी प्रथा 9वीं अनुसूची, जमीन जो भूमि से संबंधित है, 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको कि इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया ताकि विशिष्ट राज्य भूमि सुधार कानूनों और अन्य अधिनियमों के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाया जा सके और भूमि सुधारों का सुचारू जो कार्यान्वयन है वो सुनिश्चित किया जा सके। 19वां क्वेश्चन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से प्रावधान किस अनुसूची में है? 6वीं में। फिर है 20वां क्वेश्चन, संविधान के प्रारंभ होने के समय 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाएं थी और बाद में कितनी हो गई? अब 22 हो गई। तो इस हिसाब से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। 1.25 घंटा इसमें लग गया है, ज्यादा ही 1.5 घंटा होने लगे हैं, टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने क्या किया, चीजों को डिटेल से पढ़ा और इससे पहले मैंने चीजों को पहले बता दिया, आपको समझा दिया। तो इस आधार पर जब आप पढ़ोगे, चीजों को देखोगे तो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। वीडियो बड़ा बना है, डज नॉट मैटर, चीजें आपके काम की है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं कि फाइनली हमारे एग्जाम के अंदर चीजें काम आनी चाहिए। चीजें मैं समझाता भी जा रहा हूं पहले, और विषय आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इनको। आपको बुक्स में, वेबसाइट्स में कहीं पर भी मिल सकते हैं, आराम से अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे पेचीदा जो विषय हैं जो आपस में टकराते हैं और आपको वहां कंफ्यूजन होता है, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और वीडियो जब पूरा हो जाए तो आप कोशिश करिए कि आपके आसपास में यदि कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला हो तो आप उनको यहाँ से बता सकते हैं सारे। इसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि इकोनॉमी जो विषय है उसको लूँ, वैसे क्योंकि विचार में है कि इकोनॉमी अगर ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब जो विषय आएगा, अब जो टॉपिक आएगा जो सरकार का, जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट का है, तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ें, या तो मैं आर्टिकल के साथ पढ़ाऊँ या फिर जो जैसे विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तो इनको तीनों को अलग करके पढ़ाऊँ। तो वो सारी चीज़ें वीडियो जैसे भी बने, लेकिन आपके काम की चीज़ें होगी, चीज़ें सिर्फ बियॉन्ड नहीं जाएगी। हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे उसमें। वीडियो बड़ा बन सकता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो आर्टिकल है उसमें काफ़ी सारे हैं, तो उसको जैसे एक विधायिका है तो विधायिका को क्या करेंगे, हम 3-4 चीज़ों में डिवाइडेड कर लेंगे, या फिर आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे आपको वीडियो मिलेगा वैसे आपको पता लग जाएगा। तो ये आपका क्लास कंप्लीट हो चुका है, और इनसे जुड़े हुए और भी कोई है आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, ऑफलाइन माध्यम से या ऑनलाइन जैसे भी करना चाह रहा है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है इस मामले में, और दिए हुए नंबरों पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो आपको क्या है कि आपको जो फैसिलिटी है वो मिल जाएगी। दूसरा, ऑफलाइन अगर कोई करना चाह रहा है तो उसके लिए भी प्रावधान है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवस्था कर सकते हैं आराम से। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है तो कर सकते हैं। बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उचित लगेगा तो ठीक है। और बीच बीच में कोशिश करेंगे, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम लोग जो इनसे रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड 2025 से इनसे संबंधित जितनी भी जो घटनाएं हुई है राजनीतिक व्यवस्था में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी लेकर आ जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन सी चीजें हुई है। ठीक है, कंप्लीट। थैंक यू।